हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो जेई मेल में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस एडवांस लेवल पर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है हमें। रेफर टू डायग्राम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, है ना, इसको रस्सी को हॉरिजॉन्टल रखा गया है एंड पार्टिकल अटैच्ड टू अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये इसके अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है टिल इट कोलाइड विद स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट 4 मीटर बिलो, है ना, फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, कोलिजन हमें बोला गया है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो between particle and surface then maximum height attained by the particle आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो पहला कोलिजन होने के बाद जब वो दोबारा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पार्टिकल है जिसको 5 मीटर की रस्सी से हमने अटैच किया हुआ है, और जब ये नीचे आएगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, लेकिन जैसे 4 मीटर पहुँचेगा तो ये यहाँ पर सरफेस से टकरा जाएगा, है ना। तो सरफेस से टकरा गया और कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो टकराने के बाद ये इससे चिपक जाएगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो इस पार्टिकल के पास ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, तो इसी से ये आगे इस पर चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये भी 5, ये 4, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा थीटा, ये थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 4/5 मीन्स 37 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अगेन जब ये यहाँ पर 37 डिग्री पे पहुँचेगा तो रस्सी फिर से टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो रस्सी ढीला हो चुका होगा। तो वो पार्टिकल सिंपल ऐसे चलता हुआ आ रहा होगा, है ना, और सरफेस स्मूथ है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होगा, और फिर इसके बाद वो वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये पार्टिकल जब नीचे आया तो इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा, v1 बोल देते हैं हम इसको। तो ये कितना नीचे गिरा ग्रेविटी के इफेक्ट में, 4 मीटर के इक्वल। तो हम देखें तो यहाँ पर mgh ग्रेविटी ने इतना वर्क किया होगा, h का वैल्यू 4 हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके हाफ m v1, इसका इनिशियल कितना था 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास mgh, h कितना नीचे आया वर्टिकली 4 मीटर, तो ये 4 इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो m से m कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 8g, तो √8g हमारे पास v1 का वैल्यू आ गया। अब इस v1 के दो कंपोनेंट होंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो दोनों सरफेस और पार्टिकल इस डायरेक्शन में चिपक जाएंगे, तो पार्टिकल यहाँ से अलग नहीं होने वाला है। तो v1 का ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल ये सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट बचेगा। तो अगर ये एंगल 37 है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल हो जाएगा 53, 90 - 37, तो ये अगेन कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो v1 का जो कंपोनेंट यहाँ बचा वो हमारे पास बचेगा मान लो vh, तो जो vh है बच्चा हमारे पास वो हो जाएगा v1 cos 37। तो v1 cos 37 मीन्स √8g एंड cos 37 हो जाएगा हमारे पास 4/5। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब ये पार्टिकल इसी स्पीड से इस डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक रस्सी फिर से टाइट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे 5 था, फिर रस्सी लूज हो जाएगा, यहाँ पे आया, फिर दूसरी साइड चला गया, और आते आते ये लेंथ फिर से कितना हो जाएगा 5 मीटर पूरा। तो ये एंगल अगेन कितना हो जाएगा हमारे पास 37 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ना। अब यहाँ पे जैसे पहुँचेगा तो जो वेलोसिटी थी हमारे पास vh इस डायरेक्शन में, अगेन इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये रस्सी के अलॉन्ग वाला और एक रस्सी के परपेंडिकुलर वाला। तो जब ये रस्सी जैसे ही टाइट होगा तो रस्सी के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसे रस्सी से इम्पल्स मिलेगा। ओके ना। तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला कंपोनेंट हमारे पास बच जाएगा जो कि रस्सी के परपेंडिकुलर है। तो रस्सी जब ये लूज करेगा कांटेक्ट सरफेस से, उस समय उसका वेलोसिटी केवल ये वाला कंपोनेंट होगा जो रस्सी के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये 37 डिग्री एंगल है, तो ये 53 बचेगा हमारे पास। तो ये वाला एंगल अगेन कितना हो गया 37। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा हमारे पास vh cos 37 डिग्री। ओके ना। तो vh तो हमें पता ही है ऑलरेडी, उसका भी cos 37। तो यहाँ से हम देखें तो नेट वेलोसिटी, है ना, जब ये कांटेक्ट लूज करेगा वो हो गया हमारे पास vh cos
37 डिग्री। तो VH का वैल्यू हमें पता है कितना है, √8g इंटू 4/5 इंटू cos 37। cos 37 अगेन कितना हो जाएगा, 4/5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16/25 के इक्वल। तो ये वो वेलोसिटी होगी जिससे पार्टिकल इस सरफेस को लीव करेगा। अब इसी वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे कहीं पहुंचा होगा तो वहाँ पर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा, है ना। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे भी वर्क ऊपर जा रहा है, तो वर्क कौन करेगा, ग्रेविटी। टेंशन कोई वर्क नहीं करता है क्योंकि टेंशन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फोर्स का वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन केवल ग्रेविटी का होगा। तो मान लेते हैं ऊपर जा रहा है h हाइट, है ना, h हाइट तक चला गया होगा, तो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ -mgh। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही होगी। और टेंशन का वर्क डन तो 0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो डेल्टा के तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 मैक्सिमम हाइट पे, माइनस इनिशियल तो हाफ m v² इनिशियल। तो इनिशियल क्या था, इस यहाँ से लेके यहाँ तक लिए VH cos 37, ये वाला कंपोनेंट हमारा इनिशियल है। तो ये वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास √8g 16/25 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास mgh इक्वल टू हाफ m 8g 16/25 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो mg से mg कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो जो h है वो हमारे पास बचेगा 4 × 16/25 होल स्क्वायर इन मीटर्स। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब 1024/625 मीटर। ओके ना, मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला है यहाँ पर, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फुट ऑफ वन वॉल टुवर्ड्स अनदर वॉल। तो इसके फुट से प्रोजेक्ट किया गया है दूसरे वॉल की तरफ, है ना। एज शोन इन द फिगर आफ्टर वेरियस कोलिजन्स फाइनली आफ्टर स्ट्राइकिंग एट पॉइंट T। तो फाइनली ऐसे टकराते टकराते T पर यहाँ पर टकरा रहा है। इट कम्स बैक डायरेक्टली टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ से टकराने के बाद ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन पॉइंट पे आ जाएगा, ये हमें बोला गया है ना। इफ E इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ईच इम्पैक्ट, है ना, E हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन एट पॉइंट T इज इक्वल टू E टाइम्स स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर कोलिजन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यहाँ पे हम देखें तो ये बोल रहा है कि टकराने से पहले जो वेलोसिटी है, तो जब टक्कर होता है तो उसमें परपेंडिकुलर पैरेलल, दीवार के परपेंडिकुलर और पैरेलल जो कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन टक्कर के बाद जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो E टाइम्स हो जाता है ना। तो E टाइम्स V परपेंडिकुलर, लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल स्पीड ही उसका E टाइम्स हो गया, मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे जो V पैरेलल रहा होगा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो 0 हो गया होगा, ये तभी पॉसिबल है। तो ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो वही आपका E टाइम्स हो सकता है। इसका मतलब जब ये T पॉइंट पर पहुंचा है तो ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ चुका है। ओके, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वो T पॉइंट पर आ चुका है और फिर उसके बाद वो वापस अपने जो पोजीशन पॉइंट है वहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 1 + 2e + 2e² + 2e³ 3, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखें तो ये पार्टिकल ऐसे टकरा रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूँ कि x है दोनों दीवारों के बीच का। तो अब यहाँ पे हम देखें तो इसका कुछ y कंपोनेंट रहा होगा प्लस कुछ x कंपोनेंट रहा होगा। तो x कंपोनेंट अगर u से फेंका था इसे, तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, अगर ये प्रोजेक्शन एंगल थीटा है तो, है ना। तो जब ये यहाँ टकराएगा तो y कंपोनेंट तो टक्कर से पहले टक्कर के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो नॉर्मल है उसके अलॉन्ग नहीं है, क्योंकि चेंजेस उसी डायरेक्शन में होगा। वॉल से स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ नहीं है, ओनली x कंपोनेंट चेंज हो जाएगा।
तो एक्स कंपोनेंट टक्कर के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास ई टाइम्स, तो जो एक्स कंपोनेंट है यहाँ से टक्कर के बाद वो हो गया ई यू कॉस थीटा इसके लिए। फिर जब ये वापस यहाँ टकराएगा तो अगेन वाई कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो एक्स कंपोनेंट होगा इधर वेलोसिटी का वो इसका भी ई टाइम्स हो जाएगा, मीन्स ई स्क्वायर यू कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही जो यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे तो ये हॉरिजॉन्टल था ही, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी इसका ई टाइम्स हो जाएगा, मीन्स ई क्यूब यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और टक्कर के अलावा बाकी और कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलिजन के अलावा कभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके ना, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड यू कॉस थीटा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक स्पीड ई यू कॉस थीटा रहेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ई क्यूब यू कॉस थीटा के बराबर रहने वाला है। तो पार्टिकल पहले मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वापस नीचे आया, तो मैक्सिमम हाइट तक गया है, तो वाई डायरेक्शन में क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा ग्रेविटी के अलावा, तो वाई डायरेक्शन में ये मोशन वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल केस में होता। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम इसको वापस नीचे आने में लगेगा। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में जो टाइम लगा वही टाइम इसको अगेन यहाँ से टकराने के बाद जब ये यहाँ आएगा तो फोर्थ पार्ट में भी उसी के बराबर टाइम लगेगा, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो इस कंसेप्ट का हम यूज़ यहाँ पर करते हैं, है ना। तो पहले वाले पार्ट का टाइम मान लेते हैं T1, दूसरे पार्ट का T2, तीसरे पार्ट का T3, है ना। और T3 मतलब यहाँ तक पहुँच गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, अगेन यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम तो वो इन सब के सम के बराबर होगा T4। तो टाइम मैं अब कैसे निकाल सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन ये डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया है, और इस डायरेक्शन में स्पीड जब तक वो टक्कर नहीं होती है तब तक कांस्टेंट है, तो टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला टाइम आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा T1 का वैल्यू। फिर ऐसे ही दूसरा जो टाइम आएगा T2 ये वाला, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ई यू कॉस थीटा, है ना। ऐसे ही जो अगला टाइम आएगा वो एक्स अपॉन ई स्क्वायर यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स अपॉन ई स्क्वायर यू कॉस थीटा। ऐसे ही अब ये इन तीनों का सम किसके बराबर है, इस लास्ट वाले टाइम के बराबर। तो वो टाइम हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस तो एक्स ही चलना है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्पीड कितना है ई क्यूब यू कॉस थीटा, तो ई क्यूब यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देखें तो एक्स अपन यू कॉस थीटा सब में कैंसिल हो रहा है, ओके ना। और हमें ये नहीं भी चाहिए, हमें तो केवल ई का रिलेशन चाहिए था। तो ये बचेगा यहाँ से 1, ये बचेगा 1/e, यहाँ से बचेगा 1/e स्क्वायर, है ना। और लास्ट आपके पास बचेगा 1/e क्यूब के इक्वल। तो अब मैं इसको ई क्यूब से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ई क्यूब प्लस ई स्क्वायर प्लस ई इक्वल टू 1। तो इस पूरी टर्म का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया है। अब देखते हैं हमसे वैल्यू किसका पूछा है। तो वैल्यू पूछा है हमसे 1 प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e क्यूब बाई 3। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा e प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय 3। और अभी हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसका वैल्यू कितना आया था हमारे पास, 1 आया था। तो इस पूरे का वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, तो 1 प्लस 2 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया 3/3 मीन्स 1। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 1, ओके ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। अ पार्टिकल अटैच्ड टू आइडियल स्ट्रिंग, है ना, आइडियल मतलब जिसका मास हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं, ऑफ लेंथ l इज़ गिवन वेलोसिटी। तो पार्टिकल को इतना वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया लोवेस्ट पॉइंट पर। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो अगर सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा हुआ है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो हमें पता है कि अगर स्पीड रूट 5gl या उसके बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेता है। लेकिन अगर रूट 2gl से कम है तो वो ऑसिलेट करने लगता है, मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता और वो ऑसिलेट करता है। लेकिन हमें स्पीड क्या दिया है, रूट 3gl। तो रूट 3gl रूट 2gl से बड़ा है, मतलब ये ऑसिलेट तो नहीं करेगा, और रूट 5gl से कम है, मतलब ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, कहीं बीच वाले पॉइंट पर सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा, और जैसे सर्कुलर पाथ को लीव करेगा उस पॉइंट पर टेंशन जो होता है रस्सी का वो ज़ीरो हो जाता है। और उसके बाद क्योंकि केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है
तो जो पार्टिकल का मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो इन सब को देखते हुए हमें इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, कैसे करना होगा हमें ये, है ना। तो मैं मान लेता हूँ ये पार्टिकल का हिंज पॉइंट है, यहाँ से इसको जब फेंका तो ये कहीं थीटा पे जाकर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल जब बनाएगा रस्सी, तो यहाँ पे इसके अंदर जो रस्सी में टेंशन है वो जस्ट 0 हो गया, जस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना। तो 0 हुआ है तो यहाँ नीचे mg लग रहा होगा इस पर। वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे इस इंस्टेंट पे v हो गया होगा रस्सी के परपेंडिकुलर। तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये थीटा हमने अज्यूम किया है तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg, ये थीटा अज्यूम किया तो mg साइन थीटा, है ना। और टेंशन भी इधर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग जाएगा कितना, mv²/L। तो मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन को लिखता हूँ सर्कुलर मोशन की अलोंग रेडियस, तो वो हो जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा, टी तो 0 हो चुका है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mv²/L के। तो भी आ जाएगा हमारे पास √GL साइन थीटा के इक्वल। ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी उस इंस्टेंट पे जहाँ पे ये सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा, है ना। अब v में कैसे एलिमिनेट करना होगा v को भी, तो v के लिए हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, L लेंथ तो यहाँ तक चली चुका है ऊपर, प्लस ये वाली हाइट और चलेगा, और ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा, तो माइनस mg इंटू एल प्लस ये लेंथ कितना हो जाएगा, L साइन थीटा, ये L था तो ये वर्टिकल कंपोनेंट उसका L साइन थीटा। टेंशन तो कोई वर्क करेगा नहीं क्योंकि टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसका वर्क डन 0 रहेगा। डेल्टा के हो जाएगा हमारे पास हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना दिया होता हमें 3gl स्क्वायर, तो √3gl का स्क्वायर करेंगे तो 3gl बचेगा, ये हमारे पास इनिशियल स्पीड। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा m तो कैंसिल हो गया, gl 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3/2 gl इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास हाफ v², ओके ना। अब v का वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ √GL साइन थीटा, तो v का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया तो माइनस GL 1 प्लस साइन थीटा प्लस 3/2 GL हाफ v² का वैल्यू हो गया GL साइन थीटा। तो GL तो सब में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो GL सब में कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास -1 माइनस साइन थीटा प्लस 3/2 इक्वल टू हाफ साइन थीटा। अब मैं यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालूँ तो साइन थीटा इधर उधर ले लेता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 3/2 साइन थीटा और ये हो जाएगा 3/2 -1, तो वो हो गया हमारे पास हाफ, है ना। 3/2 -1 हो गया हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया हमारे पास 1/3 के इक्वल। मतलब ये वो एंगल आ गया जिस पर रस्सी में टेंशन 0 हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू हो गया हमारे पास 1/3 के इक्वल। क्लियर। तो अब यहाँ से हम देखें, अभी तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ तक तो ये पहुँच गया इस हाइट तक जिसका वैल्यू क्या है L + L साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 1/3। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी यहाँ पर ऐड हमें करना होगा। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल बचेगा हमारे पास 90 माइनस थीटा के इक्वल, ओके ना। तो हमें ये हाइट और निकालनी पड़ेगी, तो पहले v निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, साइन थीटा 1/3 आ गया हमारे पास, तो v हो जाएगा √GL/3 के इक्वल, है ना। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई इस इंस्टेंट पे। अब इससे हम इसका मैक्सिमम हाइट और निकाल लेते हैं, है ना। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या लिखते थे, एच मैक्स क्या लिखेंगे हम, u² साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लिया जाता है हॉरिजॉन्टल से, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो मैं यहाँ पे एंगल लिखूँगा 90 माइनस थीटा के इक्वल अपॉन 2g, ठीक है।
तो मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ, u का वैल्यू मतलब u कितना था हमारे पास v के इक्वल इसके लिए, तो v कितना आया √GL/3, तो ये हो गया √GL/3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यही बचेगा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा अपॉन 2g, जी से जी क्या हो गया कैंसिल। अब मेरे को साइन थीटा का वैल्यू पता है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो लिख ही सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास L/6 है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, तो यहाँ से एच मैक्स हो गया हमारे पास L/6, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कितना आया था हमारे पास 1/3, तो उसका स्क्वायर, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास L/6 और ये हो गया नीचे 9 माइनस 1 मीन्स 8, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4L/27 के इक्वल, ठीक है। तो ये एच मैक्स आ गया, तो टोटल मैक्सिमम हाइट क्या हो गया हमारे पास, टोटल एच हो जाएगा हमारे पास एच मैक्स प्लस वो यहाँ तक कितना चला था L प्लस L साइन थीटा, तो L प्लस L साइन थीटा के इक्वल, तो एच मैक्स कितना आया हमारे पास 4L/27, और ये हो गया L प्लस L साइन थीटा कितना आया था हमारे पास 1/3 के इक्वल, तो ये 1/3। तो अब यहाँ से हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 27, तो 4 प्लस 27 प्लस 9 इंटू L, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 40L/27 के इक्वल, एंड यही हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं हम, हमारे पास क्या है 40L/27, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं, हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पॉइंट मास m इज, ये मास हमें दिया हुआ है मास m अटैच एट द एंड ऑफ अ रिजिड मासलेस रॉड, ये रॉड है ना मासलेस, जिसका लेंथ L है और अदर एंड यहाँ पे वर्टिकल वॉल पे फिक्स्ड है, ये जो वॉल है इस पर फिक्स्ड है, बॉक्स का वॉल है ये ना, ऑफ सेम मास, बॉक्स का मास m है। फिर बोला है बॉक्स इज प्लेस्ड ओवर स्मूथ सरफेस, बॉक्स को भी स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। इफ पॉइंट मास m इज गिवन वेलोसिटी v, तो पॉइंट मास को अगर हम v वेलोसिटी दे दें, देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए ये जो पार्टिकल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, इसके लिए हमें v का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ये जो पार्टिकल था ऐसे वॉल के अंदर, तो v से अगर हमने इसको फेंका है तो जब ये पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो जस्ट यहाँ पे पहुँचेगा, और जस्ट कंप्लीट करने का मतलब अब यहाँ पे रस्सी तो है नहीं कि रस्सी लूज़ हो जाए, तो ये जस्ट इसके बॉक्स के रिलेटिव रुक जाए, या दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए। तो अगर ये v1 से चल रहा है तो ये बॉक्स भी v1 से चलने लगे, है ना। तो क्योंकि चलेगा वो स्टार्टिंग में तो नहीं चला होगा, लेकिन जैसे ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो जो टेंशन है इस बॉक्स को भी आगे खींचेगा, तो जस्ट मैक्सिमम हाइट पे ये जो पार्टिकल है इसके रिलेटिव रुक जाए, और रुकने का मतलब है दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, उसके रिलेटिव रुक रहा है मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक तो हम बाहर से एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, प्लस कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम भी यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। तो पहले मैं लगा देता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के लिए, है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर, ये आपस में लगा रहा है लेकिन वो इंटरनल हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो इनिशियल कितना है हमारे पास mv, है ना, और फाइनल कितना हो जाएगा mv1 प्लस mv1। तो यहाँ से हमें v1 का वैल्यू मिल गया v की टर्म्स में, v3 हमें निकालना है, तो v1 और v में रिलेशन आ गया, कितना आ जाएगा v1 हो जाएगा v/2 के इक्वल, ओके ना। ये तो इसका वेलोसिटी हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे। दूसरा हम क्या लगाए वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही मिलेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वर्क कौन करेगा ओनली ग्रेविटी,
टेंशन जो होगा वो तो इंटरनल है ना, तो उसका नेट वर्क डन 0 होता है टेंशन का। ओके, तो और तो कोई फोर्स यहाँ पे वर्क कर नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मीन्स के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो फाइनल इसका, इनिशियल इसका, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये ऊपर चला गया, कितना गया, एल प्लस एल। ग्रेविटी को केवल वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब है, हॉरिजॉन्टली कितना मूव करे उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव, तो माइनस एम जी इंटू एल प्लस एल मीन्स 2L, और के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ इन दोनों का एनर्जी, तो एम प्लस एम दोनों का, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो V1 स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल केवल इसके पास था, तो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो V1 V2 में 2 इक्वेशन आ गए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2GL, और ये बचेगा V1 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर। ओके ना, और V1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो 2 इक्वेशन है, दोनों का वैल्यू आ सकता है, V1 का भी और V का भी। तो V1 का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया ये सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2GL, V1 हो गया V/2, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई 4 माइनस V स्क्वायर बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V स्क्वायर माइनस का V स्क्वायर बाई 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, V स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 2 8GL, और स्क्वायर था तो रूट लगाएंगे तो V हो जाएगा रूट 8GL। तो ये हमारे पास इस पार्टिकल का वो वेलोसिटी आ गया जिसके लिए ये पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन जस्ट कर पाएगा। इससे ज़्यादा होगी तो कर ही लेगा, लेकिन इससे कम हुई तो वो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ओके ना, तो अब देखें ऑप्शंस में, तो पहला ऑप्शन यही दे रखा है रूट 8GL मिनिमम वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर बोला है इफ़ V इक्वल टू रूट 8GL देन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड ऑफ पॉइंट मास विल बी रूट 2GL, तो स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना है V1, और V1 किसके बराबर है V/2, तो मैं V का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो V1 हो गया हमारे पास रूट 8GL बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 से 2, तो 2GL। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पे अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन जो हमसे बोला गया है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड ऑफ द पॉइंट मास विल बी रूट 2GL, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर, अगला देखते हैं। तो अगर ये सही है तो ये तो सही नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत ही रहेगा। फिर बोला है टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड ऑफ m विल बी 0, स्पीड ऑफ m 0 नहीं है, वो बॉक्स के रिलेटिव 0 थी, लेकिन जब भी आपको किसी के फ्रेम में नहीं बोला गया तो हम ग्राउंड के फ्रेम में बात करेंगे, और ग्राउंड के फ्रेम में जो स्पीड है वो V1 है रूट 2GL, तो ये ऑप्शन भी हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम एट टॉप ऑफ अ फिक्स्ड रफ हेमिस्फीयर, है ना, इसके टॉप पे रखा गया है। नाउ द पार्टिकल इज गिवन अ जेंटल पुश, थोड़ा सा हल्का सा इसको पुश कर दिया जरा सा, है ना, ताकि स्पीड ज़्यादा ना आए इसके पास, सो डैट इट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इनिशियल स्पीड 0 मान सकते हैं। इट इज़ फाउंड दैट पार्टिकल लीव्स द कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द हेमिस्फीयर एट एंगुलर पोजिशन थीटा, तो ये थीटा पे जाके इसे कॉन्टैक्ट लीव कर देता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन होगा, इसके बाद जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा क्योंकि अलग हो चुका होगा इससे, हेमिस्फीयर से। ओके ना, तो यहाँ पर जब कॉन्टैक्ट लीव करेगा तो जो नॉर्मल है उसका वैल्यू जस्ट 0 हो जाएगा, है ना, इस पॉइंट पर। तो एंगल का वैल्यू भी दे दिया मैं 3/5। इफ़ द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, तो फ्रिक्शन का वर्क डन अगर इतना होगा तो बताना है हमें उसमें x कितना है, तो हमें एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये लीव कर रहा है, तो मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v हो गया था, इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो एक तो मैं सर्कुलर मोशन का सेंटीमीटर फोर्स का इक्वेशन लिख दूंगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ से यहाँ तक स्पीड और डिस्टेंस, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। तो पहले सेंटीमीटर फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ नीचे mg लग रहा होगा, तो ये एंगल भी थीटा, तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा के इक्वल आ गया, है ना, इस डायरेक्शन में नॉर्मल के अलोंग, और इधर नॉर्मल है ही हमारे पास, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्योंकि यहाँ तक सर्कुलर मोशन है तो मैं लिख सकता हूँ mg cos थीटा माइनस n, है ना, इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाई r, तो नॉर्मल तो 0 हो गया, तो mg cos थीटा में दिया हुआ है 3/5, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, m से m कैंसिल, तो v का वैल्यू आ गया rg इंटू 3/5 का रूट,
ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई जिससे ये इस पार्टिकल को लीव करेगा, ओके ना, इस सरफेस को लीव करेगा। अब हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक वर्क कौन कौन कर रहे होंगे? एक तो यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा इस हाइट के लिए, तो ये हाइट हो जाएगा हमारे पास r, और r ये वाली हाइट हो जाएगी r का ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा, तो ये बचेगा हाइट r माइनस r cos थीटा के इक्वल। तो ग्रेविटी ने यहाँ से यहाँ तक वर्क किया, प्लस क्योंकि रफ है तो फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, नॉर्मल कोई वर्क करेगा नहीं यहाँ पर। तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी इन दोनों फोर्सेस का वर्क है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक, इक्वल टू डेल्टा के। तो ग्रेविटी का वर्क जब नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस एम जी इंटू एच, तो एच कितना नीचे आया ये आर माइनस आर कॉस थीटा के इक्वल, तो आर माइनस आर कॉस थीटा, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा वो तो हमें निकालना है, और डेल्टा के, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो हाफ एम वी फाइनल, तो वी फाइनल हम निकाल चुके हैं, कितना आया था रूट आर जी 3/5, तो वी स्क्वायर लिखोगे तो आर जी 3/5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया आर जी 3/5, और इनिशियल था हमारे पास 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3/10 एम आर जी माइनस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू था 3/5, तो 3/5, तो ये हो गया हमारे पास 3/10 माइनस एम जी आर तो कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 माइनस 3, तो 2/5 इंटू एम आर जी। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा तो माइनस 1/10 एम आर जी के इक्वल, और ये जो वर्क डन है वो हमें किसके बराबर रखना है, इसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो फ्रिक्शन का वर्क डन इसी के नेगेटिव के बराबर रहा होगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 2 mgr 10x अपॉन 10x, तो हमसे किसका वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, तो mgr तो कैंसिल हो गया, 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल, इसका मतलब जो x है उसका वैल्यू कितना आ गया 2 के इक्वल, ओके ना। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो पूछा गया है x का वैल्यू, है ना, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, है ना, ये चेन है हमारे पास L लेंथ का, इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन शोन, है ना, तो इस पोजिशन से रिलीज किया गया, L/2 ऊपर है टेबल पर और L/2 नीचे हैंग कर रहा होगा, है ना। द टेबल इज रफ विथ म्यू इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है 1/3 के इक्वल। तो पूछा है स्पीड ऑफ द चेन व्हेन एंड ए ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द टेबल इज गिवन बाई, है ना, तो जब ये चेन इस टेबल को छोड़ेगा तो हमें बताना है कि स्पीड कितना हो चुका होगा। तो जब ये नीचे जा रहा है एक तो ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, दूसरा यहाँ सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो वर्क कर रहा होगा, प्लस नॉर्मल तो कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर है और हर पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उसका वर्क डन 0। तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी ये दो ही चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही होंगी। तो वेलोसिटी निकालना है, तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना, कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, दोनों का वर्क डन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और ग्रेविटी का वर्क डन, तो ग्रेविटी का वर्क डन आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा यू, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओके, इक्वल टू डेल्टा के। तो डेल्टा के हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर जो हमें निकालना है, और इनिशियल तो ये रेस्ट पे था सिस्टम, तो इनिशियल 0 हो जाएगी। तो मुझे डेल्टा यू और फ्रिक्शन का वर्क डन देखना है, तो डेल्टा यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डेल्टा यू ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सरफेस पर ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लिया जिसको मैंने 0 मान लिया, तो फाइनली ये पूरा चेन ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये एल लेंथ ऐसा का ऐसा आ गया। तो मैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेंटर ऑफ मास से ले सकता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे होगा, L/2 हाइट पर होगा, यहाँ से 0 वाले से, और नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या ले सकता हूँ, माइनस
एम जी इंटू एल बाई टू। ये तो फाइनल। इनिशियल कितना था, ये तो पार्ट जो है एल बाई टू सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये तो ज़ीरो हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे एल बाई टू पार्ट हैंग कर रहा है, उसका सेंटर मास उसके भी मिड पॉइंट पर होगा, मतलब एल बाई फोर। लेकिन मास भी कितना हो जाएगा इसका हैंग वाले पार्ट का, एम बाई टू। तो ये भी जीरो से नीचे आ रहा है सेंटर ऑफ मास, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा, तो माइनस। लेकिन मास कितना हो गया, एम बाई टू, तो एम जी एच, एच कितना हो गया, एल बाई फोर नीचे है, तो ये एल बाई फोर के इक्वल, ये डेल्टा यू हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, एम जी एल, और ये बचा हमारे पास 1/2 माइनस 1/8, तो ये हो गया 3/8 है ना। तो एम जी एल इंटू 3/8 विथ माइनस साइन, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसका नेगेटिव मतलब प्लस में हो जाएगा, प्लस एम जी एल 3/8 के इक्वल। और अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें और निकालना है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकलेगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस वाले पार्ट पे होगा, लेकिन ये पार्ट कांस्टेंट नहीं है, ये पार्ट का डिस्टेंस लेंथ चेंज होता जा रहा है ना, तो चेंज होता जा रहा है। तो अब इसका वर्क डन हम कैसे निकालें, तो ये वेरिएबल आएगा, तो इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का वर्क डन अगर हमें निकालना है, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट तक एक्स लेंथ यहाँ पर सरफेस पर रह गया है, और ये डी एक्स लेंथ इधर चल गया है ना, बढ़ता हुआ अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। तो फ्रिक्शन, बाकी पार्ट तो यहाँ हैंग हो ही रहा है, तो फ्रिक्शन इधर पीछे लग रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखोगे, फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एन, नॉर्मल होगा इतने पार्ट का वेट, तो वेट कैसे लिखेंगे, एम बाई एल, तो यूनिट लेंथ का मास इंटू एक्स लेंथ का मास हो जाएगा एक्स, और उसका वेट निकालना था इंटू जी, तो ये फ्रिक्शन आ गया। तो वर्क डन अगर मैं छोटा वर्क डन लिखूँ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, मैं डी एक्स इधर ही मान लिया अभी, है ना, वो लिमिट अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ के इंटू डी एक्स, है ना, ये स्मॉल वर्क डन आ गया। तो एफ के कितना हो गया हमारे पास, म्यू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स। ओके, तो ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन था, टोटल वर्क डन के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए। लिमिट किस पे लगेगा, एक्स पर, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर जाएगा हमारा, एक्स इनिशियली कितना था, एल बाई टू, और जब ये पूरा नीचे आ गया तो एक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो, तो मैं लिमिट लगा सकता हूँ एल बाई टू से ज़ीरो तक। ओके, तो इसको सॉल्व करके हम देखें, तो डब्ल्यू एफ के, है ना, ये कितना हो जाएगा, म्यू एम बाई एल इंटू जी तो कॉमन आ गया, है ना, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो बाई टू, और एक्स का लिमिट रखोगे तो वो माइनस का एल बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास माइनस म्यू एम जी, एक एल बचेगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 इंटू टू मीन्स 8 हो जाएगा हमारे पास। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया हमारे पास। अब अगला हम देखें, तो जो इक्वेशन हमने लिखी थी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो पहले यहाँ माइनस डेल्टा यू जी, तो माइनस डेल्टा यू जी कितना है, एम जी एल 3/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन पुट किया इसका वैल्यू, तो वो एम जी एल इंटू 3/8 हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। फिर उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, माइनस म्यू एम जी एल बाई 8, तो माइनस म्यू एम जी एल बाई 8 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास वी फाइनल के स्क्वायर के बराबर बचा था, ठीक है। तो यहाँ पे एम तो कैंसिल ही हो गया, और 2 से ये 4 टाइम्स, तो वी फाइनल का स्क्वायर हो गया हमारे पास, जी एल कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो ये बचेगा इधर 3/4 भी आ गया, तो 3 माइनस म्यू, तो म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/3 के इक्वल, तो मैं म्यू का वैल्यू देता हूँ 1/3। तो यहाँ से इसको मैंने लिखा, तो ये 9 माइनस 1, तो 8/3, तो 4 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी एल 2/3 के इक्वल वी फाइनल का स्क्वायर। तो वी फाइनल कितना हो गया, √2GL/3, और हमें जो वी फाइनल दिया हुआ है जिसको हमें इससे कंपेयर करना है, वो वैल्यू दिया हुआ है √KGL/6, तो मेरे को इससे कंपेयर करना है इसको √KGL/6 से। तो GL से GL कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स, तो जो K का वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 4। तो हमसे इस क्वेश्चन में K का ही वैल्यू पूछा गया था कि अगर V इतना आता है तो K कितना होगा, तो K का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4 के इक्वल। ओके, सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसमें बोला गया फ्रिक्शन बिटवीन रिजिड रॉड ऑफ मास m एंड वेज ऑफ मास 2m इज 0, मतलब इनके दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर बोला है वाइल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
बिटवीन ग्राउंड एंड वेज, तो ग्राउंड का साथ वेज का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, फ्रिक्शन है वहाँ पे, और वो कोफिशिएंट कितना है 0.1 के इक्वल। फोर्स एफ इज अप्लाइड, ये फोर्स एफ हम यहाँ से अप्लाइड कर रहे हैं ऑन द वेज सो डैट द रॉड मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो वेज का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए वेज कांस्टेंट से, है ना, क्योंकि जितने ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट से तो ये भी कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रॉड का भी एक्सेलरेशन 0 है और वेज का भी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब दोनों पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो अब आगे देखें फिर हम, तो ये कितने से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, जो रॉड है ऊपर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एफ विल बी, तो इस फोर्स एफ का हमें पावर बताना है जो इस वेज को ये दे रहा होगा। तो अगर फोर्स और इसका वेलोसिटी मुझे मिल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि इसने इसको कितना पावर दिया होगा। तो पहले फोर्स भी निकालना पड़ेगा और इसका वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वेज v1 से चल रहा है और ये रॉड तो हमें दे दिया कितने से चल रहा है ऊपर 5 से, ओके। तो कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। ऐसे ही हमें कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग वेज कांस्टेंट लगाता हूँ, तो 5 से ये ऊपर जा रहा है रॉड और वेज इस डायरेक्शन में आ रहा है कितने से v1 से, तो दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स आएंगे वो सेम रहेंगे। तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 37, तो ये भी 37, तो ये आ जाएगा v1 sin 37, है ना, और ये 37 हो गया, ये 53 तो ये 37, तो 5 का कंपोनेंट कितना आ जाएगा 5 cos 37 के इक्वल, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो v1 sin 37 इक्वल टू 5 cos 37, तो v1 आ गया हमारे पास 5 cot 37 और cot 37 हमारे पास कितना होता है, ये होता है 4/3, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/3 के इक्वल जो v1 आया इसका वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन अब अभी हमें पावर के लिए फोर्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या होता है F इंटू वी, एफ डॉट वी, तो डॉट का मतलब दोनों पैरेलल, तो पैरेलल ही हैं दोनों, तो ये सिंपल F इंटू वी हो जाएगा, F इंटू v1। तो v1 तो हम निकाल चुके हैं 20/3, अब हमें निकालना है F का वैल्यू। तो F का वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे ये इस पर नॉर्मल कुछ ऐसे लग रहा होगा रॉड पे, है ना, N, और इसका खुद का mg नीचे लग रहा होगा। तो नॉर्मल का जो ये वाला कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा रॉड के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 37, 53 तो ये 37, तो n cos 37 ये बैलेंस करेगा किसको, mg को। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया हमारे पास mg/cos 37, तो cos 37 का मतलब 4/5, ये नॉर्मल का वैल्यू आ गया जो कि ये वेज इस पे रॉड पे लगा रहा होगा, है ना। ऐसे ही अब वेज के लिए बात करें तो वेज पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आना है, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा mg के इक्वल ये वाला कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट बचेगा n sin 37, यहाँ से f लगा और इधर से ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल, तो इसका खुद का वेट भी लग रहा होगा नीचे कितना 2mg, तो यहाँ से जो नॉर्मल होगा वो mg + 2mg कितना हो जाएगा 3mg के इक्वल। तो ये वाला नॉर्मल मान लेते हैं n1, तो n1 बैलेंस कर रहा होगा mg एंड 2mg, क्योंकि वेज भी इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो n1 हो गया हमारे पास mg + 2mg मीन्स 3mg के इक्वल, ओके ना, ये 2mg दिया हुआ है, ये mg दिया हुआ है। अब फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो वो कितना लगेगा म्यू इंटू n1, म्यू कितना दिया हुआ था हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 3mg, तो ये हो गया हमारे पास 0.3 इंटू mg के इक्वल, जो कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो ये अब इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर, पीछे वाली डायरेक्शन में। तो अब ये वेज भी आपका 0 एक्सेलरेशन से चल रहा है, वेज कांस्टेंट से हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये भी कांस्टेंट से चलेगा। तो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मीन्स नेट फोर्स ऑन वेज शुड बी 0। तो F जो है वो बैलेंस कर रहा होगा किसको, n sin 37 को एंड फ्रिक्शन को, तो प्लस F के। तो n का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 5mg/4 और sin 37 हो गया हमारे पास 3/5 के इक्वल, और F के कितना हो गया 0.3 mg के इक्वल। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास
एफ का वैल्यू एम जी इंटू 3/4 प्लस 0.3 के इक्वल। ओके ना, ये हमारे पास फोर्स एफ का वैल्यू आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इसका पावर पूछा है ना। तो एम का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो एम का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10, तो ये 10 ही हो जाएगा। तो हम इसको ले सकते हैं 30/4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 215। तो 21/2 न्यूटन के इक्वल ये फोर्स आ गया हमारे पास, है ना। और वेलोसिटी कितना आया था हमारे पास, 20/3 के इक्वल। तो अगर मैं इसकी पावर लिखूँगा तो पावर में क्या लिख सकता हूँ, पावर हो जाएगा F इंटू V1। F कितना आया हमारे पास 21/2 और V1 कितना आया था हमारे पास 20/3। तो 3 से ये 7 टाइम्स, 2 से ये 10 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 70। और सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है तो ये वॉट में आया होगा, है ना। तो P का वैल्यू हमारे पास 17 वॉट्स के इक्वल हो जाएगा, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर, ओके। तो आंसर हो गया हमारा 70 वॉट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया, हमें 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस दिए गए हैं mm, और ये एक रस्सी से कनेक्टेड है जिसका लेंथ 2l है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस l रखा गया है, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं ये, है ना। अब हमने एक पार्टिकल को v0 स्पीड दे दिया है, तो ये पार्टिकल आगे जा रहा है। तो जैसे रस्सी कभी टाइट होगी तो यहाँ पे एक इम्पल्स लगेगा टेंशन का, उससे दोनों की वेलोसिटी में कुछ चेंज आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि एनर्जी में कितना लॉस होगा लॉन्ग टाइम के बाद, मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो इनिशियली ये पार्टिकल ऐसे एल डिस्टेंस पे था, है ना। इससे यहाँ पे आपने V0 स्पीड दिया, तो जब तक रस्सी टाइट नहीं होगा तब तक तो ये V0 से ही चलता रहेगा। अब टाइट कब हो जाएगा, जब ये लेंथ 12 के बराबर होने वाली होगी जस्ट, है ना। तो टाइट होने से ठीक पहले भी इसका वेलोसिटी V0 रहेगा और इसका 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे ही रस्सी टाइट होगा तो रस्सी का इम्पल्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर इस डायरेक्शन में इम्पल्स लगेगा टेंशन का। तो इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा, इस वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, है ना, तो ये लेंथ 12 हो गया रस्सी का एक्चुअल जब रस्सी टाइट हुआ होगा, और पहले इनिशियल L लेंथ था। तो कॉस थीटा कितना हो गया हमारे पास, L/12 मीन्स 1/2 के इक्वल। ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा आ गया, है ना। तो V0 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V0 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा V0 साइन थीटा के इक्वल, टक्कर से ठीक पहले, है ना। और उसके बाद जैसे टक्कर हुई तो टक्कर के बाद इस वाले कंपोनेंट पे तो कोई चेंज नहीं आना V0 कॉस थीटा पे, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पार्टिकल पर, केवल इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लाएगा। तो मान लिया टक्कर के बाद इसका ये वेलोसिटी V1 हो गया। तो अगर मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट से देखूँ तो ये वाला पार्टिकल भी V1 से ही भागेगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जितना ये चलेगा इधर उतना ही ये भी चलेगा। तो दोनों पार्टिकल्स का लेंथ के अलोंग वेलोसिटी V1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखें तो जो इम्पल्स लगा है टेंशन का वो इंटरनल फोर्स है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बाहर से सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व। तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ लेंथ के अलोंग। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियली ये तो रुका हुआ है, ये चल रहा था V0 साइन थीटा से, तो M V0 साइन थीटा, और फाइनली दोनों चलने लग गए M V1 से। तो M V1 प्लस M V1, ओके ना। तो V1 कितना आ जाएगा हमारे पास, V0 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल। तो ये हमारे पास V1 का वैल्यू आ गया, V0 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे कोई फोर्स वर्क करने वाला नहीं है, तो ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो अब इसके बाद एनर्जी में कोई लॉस नहीं होना है, मतलब यही जो वेलोसिटीज़ होंगी इसकी फाइनल एनर्जी दे देगा, और जो V0 था वो आपको इनिशियल एनर्जी देगा। तो इसके बाद कोई लॉस नहीं होना है, तो लॉन्ग टाइम के बाद भी लॉस वही होना है जो यहाँ से यहाँ पर हुआ होगा। ओके ना। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, के इनिशियल माइनस के फाइनल। ओके, तो निकालते हैं लॉस। तो डेल्टा के लॉस ये हमारे पास हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो के इनिशियल कितना था, पहला पार्टिकल चल रहा था हाफ M V0 स्क्वायर से, और के फाइनल दोनों पार्टिकल्स के लिए। तो ये वाला पार्टिकल चलने लगा V1 से, हाफ M V1 स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल चल रहा है हाफ M, उसकी स्पीड हो जाएगी
इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, तो v1 स्क्वायर प्लस v0 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ओके ना, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यही हमारा डेल्टा के दे देगा। v1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ एम v0 स्क्वायर माइनस ये हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम v1 स्क्वायर, एम v1 स्क्वायर हो जाएगा एम v1 स्क्वायर। तो v1 कितना आया था हमारे पास, v0 साइन थीटा बाई 2, तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस ये कितना बचेगा, हाफ एम v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ओके ना। तो यहाँ से मैंने हाफ एम v0 स्क्वायर तो कॉमन निकाल लिया, ओके। तो माइनस करके ये बचेगा हमारे पास, कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ से 1 बचा, फिर माइनस हाफ एम v0 स्क्वायर तो कॉमन निकाल लिया, तो हाफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ से साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ एम v0 स्क्वायर 1 माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, है ना। और यहाँ से अब ये सॉल्व करने के बाद बन जाएगा हाफ एम v0 स्क्वायर 1 माइनस ये 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ ही हो गया, ये माइनस माइनस हाफ प्लस में आ गया, लेकिन ये माइनस में है, तो 1 माइनस हाफ, तो माइनस का हाफ कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास बचेगा। तो हाफ कॉमन निकाल लिया और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 1/4 एम v0 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3/16 एम v0 स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द लॉस, और यही लॉस आगे भी मेंटेन रहने वाला है, ओके। तो आंसर को देखें अगर हम, तो 3/16 एम v0 स्क्वायर मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद सम वेलोसिटी, ये वाला बॉल मास m हिट्स 2 स्टेशनरी बॉल्स ऑफ सेम डायमेंशंस, है ना, एज स्ट्राइकिंग बॉल, बट मतलब डायमेंशन सेम है, रेडियस सेम है सबका, बट ईच ऑफ मास 2m, तो इनका मास डबल है ना, इसके मास का, सिमेट्रिकली एंड साइमल्टेनियसली इफ स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट, तो टक्कर के बाद ये रेस्ट पे आ जाती है बॉल, आफ्टर कोलिजन देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है अगर ये रेस्ट पर आ जाता है, ओके ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो पहले मान लेते हैं कि वो m वाला बॉल u स्पीड से चल रहा था, है ना, और इन दोनों से आके टकराया, तो जब टकराएगा तो इन सब का रेडियस सेम है, तो मैं सेंटर्स के अलोंग ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, तो टक्कर होगी तो नॉर्मल के अलोंग ही फोर्स लगता है, तो वो नॉर्मल सेंटर से सेंटर पास हो रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से, तो ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो इस पर जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में लगा होगा, इस पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगा होगा, है ना, तो दोनों का जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मान लिया v1 टक्कर के बाद, और ये तो किस पे आ गया, रेस्ट पर, तो अब ये 60 था, तो सिमेट्री से ये दोनों एंगल्स 30-30 हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल से, है ना, एक्स एक्सिस से। तो अब यहाँ पे हम देखें तो जब टक्कर हो रहा है बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और सिमेट्री से दोनों का वेलोसिटी हमने सेम मान लिया है ना। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है, मतलब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में ये पहले कितने से चल रहा है मोमेंटम, एम यू, और यहाँ से देखें तो v1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos 30 डिग्री, तो इसका भी इधर आएगा v1 cos 30 डिग्री, तो मोमेंटम हो गया 2m v1 cos 30 डिग्री, दूसरे पार्टिकल का भी सेम 2m v1 cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 2v1, हमने कॉमन निकाल लिया cos 30 प्लस cos 30, तो 2 cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2√3 इंटू v1, है ना, u v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा u/2√3, ये वेलोसिटी आ गई इस वाले पार्टिकल की। अब हमसे पूछा क्या, v1 तो नहीं पूछा, हमसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब e का वैल्यू पूछा है, तो e का वैल्यू निकालना है, तो e का वैल्यू हमने क्या लिखा था, रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद ये तो रेस्ट पे आ चुका है, तो इसका इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा,
इसका है और कितना है V1, और सेपरेशन तो ये दूर ही ले जा रहा है, तो इसको हम V1 ही ले लेंगे, इसका तो 0 हो गया। और अपॉन में क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका जो वेलोसिटी था किसी भी डायरेक्शन से देख लें हम, तो 30 डिग्री पे वो कितना आएगा, ये हो जाएगा u cos 30 के इक्वल, है ना। तो ये तो रुके हुए हैं, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनका कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वो हो जाएगा हमारा अप्रोच, तो ये पास लगा था इसको ऐसे, तो u1 u cos 30, और दूसरे वाले का स्पीड क्या है इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 0, टक्कर से पहले, तो ये टक्कर के बाद, ये टक्कर से पहले, तो यहाँ पे आप इनका V1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V1 आया था हमारे पास u/2√3, तो u/2√3 और cos 30 हो गया हमारे पास √3/2 के इक्वल, है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो गया 1/3, तो E का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 के इक्वल, ओके ना। तो आंसर चेक करते हैं कौन सा मैच कर रहा है हमारा, सेकंड वाला, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बॉल ऑफ मास 1 kg, बॉल ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इफ इट हिट्स अ वर्टिकल वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, तो ये डिस्टेंस हमें 15 मीटर दिया हुआ है वॉल का, है ना, एंड लैंड्स एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टक्कर के बाद ये वापस यहीं पे आकर गिर रहा है, ओके ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉस ऑफ एनर्जी और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हमसे पूछा गया है, तो वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हम देखें तो ये वॉल है 15 मीटर का डिस्टेंस पे था, यहाँ से आपने पार्टिकल को फेंका 20 से 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये ऐसे जाके टकराएगा कहीं, और ये बोला टक्कर के बाद ये वापस यहीं आ रहा है ना। तो जब ये टकराया तो वॉल के लिए कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं यहाँ पर, तो वाई डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2u/g, तो u y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 sin 45, तो 20 sin 45 का मतलब हो गया हमारे पास 1/√2/g मीन्स 10, तो ये हो जाएगा 4/√2 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास इतना आ गया। तो टक्कर हो रही है लेकिन फिर भी ये इतना ही रहेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोलिजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और टाइम वर्टिकल डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो देखा जाए तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बताना है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये 15 मीटर चल रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चला और वापस लौट के आया, तो दोनों केस में जो टाइम का सम होगा वो इसी टाइम के बराबर होना चाहिए, है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो टक्कर के बाद, तो टक्कर की वजह से ये वाला स्पीड यहाँ पे कितना रहा होगा हॉरिजॉन्टल 20 cos 45 मीन्स 20/√2, तो टक्कर के बाद ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ई टाइम्स हो जाता है ना, क्योंकि दीवार तो रुका हुआ है, तो ई टाइम्स 20/√2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हमारा इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं हम, तो यह टाइम मान लेता हूँ मैं T1, वापस आने का टाइम T2, तो T1 प्लस T2 हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो T1 क्या लिख देंगे हम यहाँ से, T1 हो जाएगा 15 अपॉन इस डायरेक्शन में स्पीड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20/√2, है ना। T2 क्या हो जाएगा, अगेन इस डायरेक्शन में डिस्टेंस तो 15 ही चलना है उसे, क्योंकि वहीं गिर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितना हो जाएगा ई टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली, तो ई टाइम्स 20/√2 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारे पास 4/√2 के इक्वल। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो √2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15/20 कॉमन आ गया, 1 + 1/e, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल, √2 से 2 से ये 2 टाइम्स, ओके ना। तो 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स, तो ये उधर जाके हो जाएगा हमारा 8/3, तो 1/e हो जाएगा 8/3 - 1, ओके ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये 8/3, तो 8 - 3 कितना हो गया 5/3, तो यहाँ से मैं e बोल सकता हूँ, e का वैल्यू हो जाएगा 3/5 के इक्वल, और यही हमसे पूछा गया, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। और अब और क्या पूछा है हमसे, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन की वजह से कितना लॉस हुआ।
तो यहाँ पे हम देखें तो जो y कंपोनेंट है टक्कर से पहले और बाद में सेम रहने वाला है। तो लॉस जब निकालेंगे डेल्टा के, तो k इनिशियल माइनस k फाइनल, तो इनिशियल क्या लिख देंगे, हाफ m, x कंपोनेंट कितना था हमारा 20/√2, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट जो भी रहा होगा vy स्क्वायर, ये तो टक्कर से ठीक पहले, माइनस फाइनल कितना हो गया हाफ m, x कंपोनेंट कितना हो गया हमारा e इंटू 20/√2 का होल स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो y वाला कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो जाता है हमारा लॉस में, तो हाफ m और ये हो जाएगा 20/√2 का स्क्वायर, ये तो मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ई भी इसी के अंदर है ना, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, और m का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 1 kg, है ना, तो ये तो 1 ही हो गया, तो ये हो जाएगा 400/4 एंड 1 माइनस ई स्क्वायर, ई कितना आया था हमारा 3/5, तो 9/25, तो ये हो गया 100 और 25 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 16/25, तो ये से 4 टाइम्स, तो ये हो गया 64 वाट के इक्वल। तो ये हमारे पास एनर्जी है ना जूल में, तो 64 जूल यहाँ पर लॉस आ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं सही है या नहीं। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन इज 64 जूल्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर। तो यहाँ पे 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिया गया इसमें, अ पार्टिकल ऑफ मास है कोलाइड्स इनइलास्टिकली का मतलब वो इससे चिपक जाएगा टक्कर के बाद, उससे दूर वापस नहीं जाएगा, विद वेज ऑफ मास 2m आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट h, है ना, किसी हाइट से h से गिरा होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउनवर्ड, तो पार्टिकल डाउनवर्ड स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द वेज के रिलेटिव, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो इफ जस्ट आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ 2m मतलब वेज की स्पीड हमें बोला गया अगर n/3 है, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो जब ये पार्टिकल इस पे आके टकराया तो वेज के रिलेटिव इधर चलेगा, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, और वेज इधर चलना स्टार्ट कर देगा, तो वो स्पीड हमने मान लिया v। तो जब ये ऊपर से आके टकराया तो ग्रेविटी, ग्राउंड का नॉर्मल, ये सारे फोर्सेस हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं इस पर वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है, ओके ना, एक्स डायरेक्शन के अलोंग ओनली। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग हम देखें तो जो इसका वेलोसिटी तो हमने v मान लिया, लेकिन पार्टिकल का क्या होगा, तो पार्टिकल का वेलोसिटी अगर एक्चुअल निकालना है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज हो जाता है रिलेटिव मोशन वाले फॉर्मूले से। तो ये 5 तो इधर है VPW, और वेज का इधर है यहाँ पे v, तो हमें केवल x कंपोनेंट देखना है ना। तो ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है 37, तो ये भी 37 हो गया, तो 5 का इधर कंपोनेंट 5 cos 37 मतलब 4/5, तो ये हो जाएगा 4। तो पार्टिकल का जो ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी होगा एक्स कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा v माइनस 4 के इक्वल, तो ये आ गया v माइनस 4 ओनली कौन सा कंपोनेंट x वाला, ओके ना। तो ये पार्टिकल का आ गया हमारे पास, और हमें पता है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जब इनिशियली पार्टिकल ऊपर से गिरा तो x डायरेक्शन में किसी का कोई भी वेलोसिटी नहीं था, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 था, और फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, कंजर्व रहेगा x के लोग। तो वेज का कितना आ गया, इसका मास 2m था और ये v से चल रहा है, तो 2m इंटू वी डायरेक्शन के साथ ले लिया, तो ये पॉजिटिव। पार्टिकल का इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आ गया v माइनस 4, तो उसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी माइनस 4, ओके ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2v 3v हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, तो v का वैल्यू आ गया हमारे पास 4/3 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेज का वेलोसिटी है। और पूछा क्या है हमसे ये पूछा है कि वेज का वेलोसिटी अगर n/3 है तो n यहाँ पे कितना होगा, मतलब इसको हम n/3 से अगर कंपेयर करें तो जो n है वो हमारे पास आ जाता है 4। तो जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर n का वैल्यू, तो वो आ गया 4 के इक्वल, ओके ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो आज के लिए
वर्क पावर एनर्जी के इतने ही क्वेश्चंस का हमें डिस्कशन करना था। बाकी अदर क्वेश्चंस के लिए, अदर चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेनिफिट प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।